एक बार की बात है, दो दोस्त साथ में बड़े होते हैं और वो अपने अपने रास्ते चल देते हैं। कुछ समय बाद उसमें से एक दोस्त मंत्री का पावरफुल एडवाइजर बन जाता है और दूसरा दोस्त एक मॉन्क। एक दिन जब वे सालों बाद आपस में मिलते हैं तब मंत्री को अपने दोस्त के लिए काफी बुरा लगता है और मंत्री अपने दोस्त को सलाह देते हुए कहता है, अगर तुमने राजा की सेवा करनी सीख ली होती तो तुम्हें आज चावल और दाल पर जीवित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मॉन्क दोस्त ने सिर्फ जवाब में इतना सा कहा, अगर तुम्हें चावल और दाल पर जिंदा रहना सीख लिया होता तब तुम्हें आज राजा का गुलाम रहकर नहीं जीना पड़ता। ये स्टोरी जेएल कॉलिंस ने अपने बुक द सिंपल पैथ टू वेल्थ की शुरुआत में बताई है और इस स्टोरी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि धन होने का मतलब सिर्फ पावर, लग्जरी और कुछ ना करना नहीं होता है। इसका मतलब है फ्रीडम। जेएल कॉलिंस का मानना है आपकी फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आप बाय कर सकते हो और यही चीज इस बुक में काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समझाई गई है कि आपको क्या करना है अपनी फ्रीडम को अचीव करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जेएल कॉलिंस है कौन और इनकी एक्सपर्टीज क्या है। जेएल कॉलिंस एक रिटायर्ड बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है जिन्होंने सालों बिताए हैं रिसर्चिंग और प्रैक्टिस करने में, जिसके सिद्धांतों को उन्होंने द सिंपल पैथ टू वेल्थ की बुक में पॉइंट आउट किया है। कॉलिंस एक पॉपुलर ब्लॉगर और राइटर भी रह चुके हैं जो पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। इनकी ये बुक इनके खुद के एक्सपीरियंस और नॉलेज पर बेस्ड है कि इन्होंने कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की, तभी आज ये बुक 4 लाख से ज्यादा की सील क्रॉस कर चुकी है। जेएल कॉलिंस के अकॉर्डिंग अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हो तब आपको भी वेल्थ बिल्ड करने से कोई नहीं रोक सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1, डेट द वेल्थ डिस्ट्रॉयर। जेएल कॉलिंस इस पॉइंट को अपने रियल लाइफ स्टोरी से एक्सप्लेन करते हैं। जब मैंने अपना कॉलेज क्लियर किया था तब मुझे मेरा पहला क्रेडिट कार्ड मिला। उस समय में क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। पहले महीने में मैंने अपने क्रेडिट कार्ड यूज करके $300 यानी कि 24,000 रुपए या उससे ज्यादा का बिल बना लिया था। तब वेंडर के थ्रू मेरे घर पर बिल आया और उस बिल में सबसे नीचे की तरफ बिल का टोटल लिखा हुआ था। बिल के ऊपर के साइड में बॉक्स बना हुआ था जिस पर डॉलर का साइन बना हुआ और उसके बगल में एक खाली जगह थी। उसके नीचे बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था मिनिमम पेमेंट ड्यू $10 यानी 800 रुपए। मेरे को हार्डली ही अपनी आंखों पर भरोसा हो रहा था कि मैंने तो 24,000 का सामान खरीदा था और मेरे को सिर्फ हर महीने 800 रुपए ही पे करना है, जबकि मैं अभी भी और चीजें खरीद सकता हूँ। मैं मन ही मन खुश हो रहा था, तभी बैक ऑफ माई माइंड मेरे को अपने फादर की आवाज सुनाई देती है, इट इज साउंड टू गुड टू बी ट्रू बट इट इज नॉट। फॉर्चुनेटली मेरी बड़ी बहन पास में ही बैठी हुई थी। तब मैंने उसको अपना बिल दिखाया। उसने मेरे को बताया कि कंपनी वाले मेरे से उसे बचे हुए 23,200 रुपए पर 18% ब्याज वसूलने की प्लानिंग बना रहे थे। कॉलिंस ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गए और सोचने लगे कि कंपनी वाले क्या हमें बेवकूफ समझते हैं कि हम उन्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंपनी वाले हम सब के बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ये काफी दुख की बात है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत नहीं होते। एक बार अगर आप रुक करके अपने आसपास देखो, आप अक्सर देखोगे कि अगर कोई चीज किसी को वेल्थ बिल्ड करने से रोक रही है तो वो कर्जा ही है यानी डेट। बट लेट्स बी क्लियर, ये बुक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बारे में है और आपको अपने आसपास वाले लोगों की तरह कर्ज को एक नॉर्मल सी चीज समझ के नहीं चलनी है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तब आपको उनसे थोड़ा अलग सोचना होगा। आपको कर्ज को एक बहुत डेंजरस, वेल्थ को पूरा ही खत्म कर देने वाले मॉन्स्टर की तरह सोचना होगा जिसकी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कोई जगह ना हो। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास भी कोई डेट है तब आप कैसे उसको चुका सकते हो। जेएल कॉलिंस डेट को चुकाने की एक सिंपल रूट बताते हैं। फर्स्ट, अगर आपका डेट का इंटरेस्ट रेट 3% से कम है तब आप उस डेट को स्लोली पे कर सकते हो और बाकी के पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 3 से 5% के बीच में है तब आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो। पैसों से डेट की पेमेंट कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड, अगर इंटरेस्ट रेट 5% से ज्यादा है तब आपको सबसे पहले उस डेट को जल्द से जल्द चुकाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आप सबको, कभी भी नए नए मेथड्स या स्ट्रेटेजी को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आप सभी जानते हो कि डेट्स ओनली आपको ही पे करना है और इसका कोई आसान रास्ता नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर, स्टार्ट सेविंग FU मनी। इधर ऑथर का FU मनी से मतलब है कि कुछ महीनों का खर्चा आपके पास सेविंग्स के रूप में बैंक या कैश में होना चाहिए। ऑथर कहते हैं FU मनी होने से हम जो चाहते हैं, जब चाहते हैं और जिस वक्त चाहते हैं वो करने में कैपेबल रहते हैं, क्योंकि इसी का मतलब हुआ अपने फाइनेंस को ऑर्डर में लाना। अगर हम सिर्फ तनख्वाह से तनख्वाह तक ही जी रहे हैं तब हम हमेशा ट्रैप्ड और फियर में रहेंगे। इसलिए हमारे बैंक में उतना पैसा होना कि जब हमें कोई सिचुएशन पसंद ना आए तब हम कह सके फक यू।
ऑथर हमें कपल ऑफ टिप्स देते हैं फॉर इमरजेंसी सेविंग्स के लिए। आपको अपनी इनकम का 50% सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑथर भी यही करते थे और दूसरों को भी यही रिकमेंड करते हैं। ये बात पहली बार में तो आपको इम्पॉसिबल सी लग रही होगी, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है। क्या हमारी लाइफ में कई सारी जरूरतें एक्चुअल में सिर्फ नाइस कन्वीनियंसेस नहीं है, जिनके बिना लोग 100 साल पहले भी आसानी से रहते थे। इसलिए ऑथर कहते हैं जब भी कुछ खरीदे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देखनी चाहिए, यानी कि अवसर लागत, जिससे कि आपकी काफी हेल्प होगी ज्यादा सेविंग करने में। अब इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जब हम एक अच्छे नए खिलौने को $100 में बाय करते हैं, यानी 8,000 रुपए में, तो हम सिर्फ वो $100 को ही नहीं पे कर रहे होते हैं, हम वो सभी चीजें गवा रहे होते हैं जो वो $100 हमें इन्वेस्ट करके कमा सकती थी। इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करके चलना चाहिए। जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि अगर मनी को सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तब कैसे मनी सरप्राइजिंगली अमाउंट से ग्रो होता है। तो चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, इन्वेस्ट इन स्टॉक इंडेक्स फंड्स। क्या आपने भी सुन रखा है 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गवा बैठते हैं। ये बात सुनने में क्रेजी लगती है ना, जबकि स्टॉक मार्केट टाइम के साथ साथ हमेशा ऊपर ही उठता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि लोग लूज कैसे कर बैठते स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके। हालांकि इसका आंसर है ये स्टॉक मार्केट की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम इमोशन में आकर स्टॉक मार्केट में चीजें खराब कर बैठते हैं और अपना पैसा गवा बैठते हैं। इसलिए ऑथर स्टॉक मार्केट में होने वाली गलतियों के बारे में डिटेल से बताते हैं और बताते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा आपकी डिमांड पर। तो चलो बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में होने वाली उन गलतियों की जो हम अक्सर कर बैठते हैं। वी बिलीव वी कैन पिक इंडिविजुअल स्टॉक्स। शेयर मार्केट में लोगों के पैसे खोने का सबसे पहला और बड़ा कारण यही है कि जब वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तब वो इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं उन स्टॉक टिप्स पर जिनको उन्होंने किसी फ्रेंड, कॉलीग्स, ब्रोकरेज फंड या किसी भी फाइनेंशियल चैनल से जस्ट सुना ही होता है। इसके अलावा ज्यादातर लोग इन रिकमेंडेशन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जिसके बाद में उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट पर एक बड़ा लॉस सहना पड़ता है। अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि इसमें गलत क्या है टिप्स और रिकमेंडेशन के बेस पर इन्वेस्टिंग करने से, क्योंकि मेरा फ्रेंड या ब्रोकर्स मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और वो मेरी हेल्प कर सकते हैं हायर रिटर्न्स लाने में। लेकिन आप एक बात भूल रहे होते हो, आपके पैसे की परवाह आपसे ज्यादा कोई और नहीं कर सकता है, और आप पैसा कमाए या गवाए उनको इस बात की परवाह है ही नहीं। क्योंकि अगर एक ब्रोकर या दलाल कहीं से पैसा कमा सकता है तो वो है जब भी आप कोई स्टॉक की बाइंग या सेलिंग करते हो और उस पर जो भी ब्रोकरेज का कमीशन बनता है वो डायरेक्टली ब्रोकर के पास जाता है। इसलिए ज्यादातर ब्रोकर सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बाइंग और सेलिंग करें उनकी टिप्स को सुनकर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड या कॉलीग्स की। ये लोग ज्यादातर आपको अपने प्रॉफिट से दिखाएंगे जो इन्होंने बनाए हैं स्टॉक मार्केट से, और ये कभी भी अपने हुए लॉस के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज उनको आज के यंग मॉडर्न एज में कूल दिखाती है और उनको एक प्राइड वाली फीलिंग आती है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी गलती की, ट्राइंग टू मेक मनी क्विकली एंड हैव नो पेशेंस। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते वक्त करते हैं वो है लोग हमेशा पैसा कमाने की जल्दी में रहते हैं और जल्द से जल्द दूसरा वॉरेन बफेट जैसा पावरफुल और रिच बनना चाहते हैं। हालांकि वे ये नहीं समझते हैं कि इन्वेस्टिंग करने में समय लगता है। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट ने भी डेकेड्स तक शेयर्स में इन्वेस्टिंग करने के बाद अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा बनाया है। और ये एक फैक्ट है कि वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ का 90% से ज्यादा हिस्सा 50 साल की एज के बाद बनाया और 5 डिकेड से ज्यादा के टाइम पीरियड के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बड़ी वेल्थ जमा की है। शेयर मार्केट में सक्सेस के लिए टाइम और पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन आजकल के लोग इस तरह से इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। वो मार्केट में एंटर करते हैं और 2 महीने के अंदर अपना पैसा दोगुना करना चाहते हैं, भले ही वो रिसर्चिंग या लर्निंग में कोई टाइम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इससे उनके इन्वेस्टमेंट्स में 50 से 60% का लॉस होता है। इसके बाद वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना छोड़ देते हैं और दूसरा कोई रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं जल्दी अमीर बनने का। शेयर मार्केट में एक हारा हुआ इंसान इसी तरह सोचता है और मार्केट में पैसा गवा देता है। वही अगर उन्होंने शेयर मार्केट से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी होती, जैसे कि 12 से 20% का एनुअल रिटर्न, और सही स्टॉक चुना होता तो वो भी काफी अच्छा रिटर्न कमा सकते थे स्टॉक मार्केट से। तो इसी के साथ अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप 4 की, ऑलवेज स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट द सरप्लस एंड अवॉइड डेट। ऑथर ने हिस्ट्री के एक ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स में से एक माइक टायसन को मेंशन किया है, जिन्होंने $300 मिलियन से ज्यादा की कमाई की है, यानी कि आज के इंडियन रुपीस में इतना होता है। लेकिन माइक टायसन फिर भी बैंकरप्ट हो गए और उनके बैंकरप्ट होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है उनके एक्सपेंसेस। वो अपने करियर से जितना कमाते थे उनका उससे दुगने खर्चों के कारण वो बैंकरप्ट हुए। इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी हमारी जरूरतें हैं हम उतना ही स्पेंड करें और अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा ना कर बैठे। इसके लिए आप इन 3 बातों
बातों का ध्यान रख सकते हो। मिस्टेक 1, कीपिंग अप विद ट्रेंड्स। आज के कंज्यूमर कल्चर में फंस जाना और यह सोचना आसान है कि हर चीज हमें लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट चाहिए। हम सोच सकते हैं कि अगर हम एक सर्टेन आइटम खरीदते हैं तो हम अपने बारे में बेहतर फील करेंगे और अपने साथियों के साथ घुल मिल जाएंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपका पर्स सिर्फ खाली ही बचेगा। मिस्टेक नंबर 2, नॉट नोइंग योर नेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को नहीं जानते हो तो आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सपेंड कर बैठोगे। इसके लिए आपको लग्जरी आइटम्स खरीदने से पहले पता होना चाहिए कि आपके फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, जैसे कि उसमें हो सकता है रेंट, यूटिलिटीज़ और डेट पेमेंट्स एटसेट्रा। मिस्टेक 3, नॉट हैविंग अ बजट। बजट बनाना हमेशा मज़ेदार नहीं होता है, लेकिन ये फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एसेंशियल है। बजट के बिना हम बिना सोचे समझे ज़्यादा स्पेंड कर बैठते हैं। इसके लिए आपको अपने लिए एक बजट बनाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपकी नीड्स क्या है, फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, एटसेट्रा वगैरह। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें द सिंपल पैथ टू वेल्थ बुक से। और अगर आपको ये बुक और डिटेल में पढ़नी है तब मैंने इसका बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उधर से बुक को बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।